हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हेनरी लॉ का। अब ये जो हेनरी लॉ है ये एक्चुअली गैस के सॉलिबिलिटी को डिस्कस करता है कि कोई लिक्विड है तो किसी लिक्विड में कोई गैस कितना ज़्यादा डिजॉल्व होगा। कोई गैस है तो गैस का पार्टिकल कितना ज़्यादा उसमें डिजॉल्व होगा। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो गैस ज़्यादा डिजॉल्व होगा। अगर प्रेशर कम होगा, जैसे गैस अगर ज़्यादा है, यहाँ पे गैस का प्रेशर ज़्यादा है तो गैस इसमें ज़्यादा डिजॉल्व होगा, और अगर गैस का प्रेशर कम है तो गैस कम डिजॉल्व होगा। और इसी को स्टेटमेंट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि द पार्शियल प्रेशर, मतलब गैस का जो प्रेशर होता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, कौन सा गैस, दैट प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मतलब गैस जो है दो तरह का यहाँ पे है, गैस दो स्टेट में, एक गैस जो डिजॉल्व नहीं है, अनडिजॉल्व है, और एक गैस जो डिजॉल्व हो चुका है। तो जो डिजॉल्व्ड गैस है उसका मोल फ्रैक्शन मतलब सिंपली हम लोग अमाउंट भी समझ सकते हैं। तो जो अमाउंट ऑफ गैस है, अमाउंट ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, वो किस पे डिपेंड करेगा, पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा। इट मीन्स कि प्रेशर ज़्यादा होगा तो गैस का अमाउंट सॉल्यूशन में ज़्यादा होगा, ज़्यादा गैस डिजॉल्व होगा, और अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो कम गैस डिजॉल्व होगा। तो प्रेशर जो होता है गैस का वो प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। मतलब गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो उसका मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, या सिंपली कह ले अमाउंट बढ़ेगा। कहाँ पे अमाउंट बढ़ेगा, तो सॉल्यूशन में, लिक्विड सॉल्यूशन में। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर रिमूव करें तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे KH, और इस KH को बोलते हैं हम लोग, KH जो है वो हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट। अब इसका कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है, अलग अलग गैस के लिए इसका अलग अलग वैल्यू होता है, सारे गैस के लिए इसका वैल्यू सेम नहीं होता है। तो KH हेनरी कांस्टेंट है और अलग अलग गैस के लिए इसका जो वैल्यू होगा वो अलग होगा। तो ये हेनरी लॉ है। तो हेनरी लॉ बेसिकली डिस्कस करता है गैस इन लिक्विड को, किसी लिक्विड में गैस ज़्यादा घुलेगा या कम घुलेगा, कब, जब प्रेशर को चेंज करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो प्रेशर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगा, या कह सकते हैं कि प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। अब इसके बाद क्या है कि हेनरी कांस्टेंट पर भी सॉलिबिलिटी डिपेंड करता है। अभी देखिए कि हेनरी कांस्टेंट जो होता है वो सारे गैस के लिए एक नहीं होता है, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग वैल्यू होता है। जैसे हीलियम के लिए इसका वैल्यू 144.97 किलो बार, H2 के लिए 69.16, ऑक्सीजन के लिए 46.82। तो अलग अलग गैस के लिए KH का वैल्यू अलग अलग होता है, और याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो KH के बेसिस पर भी कोई प्रेडिक्ट कर सकता है कि कौन गैस ज़्यादा घुलता होगा। एक्चुअली KH जो होता है वो सॉलिबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स कि अगर किसी गैस का KH ज़्यादा है तो वो गैस कम घुलेगा, और किसी गैस का KH कम है तो ज़्यादा घुलेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम तीन गैस को देख लें एग्जांपल के लिए, जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसमें हीलियम का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, 144 है, हाइड्रोजन के लिए वैल्यू 69 है, और ऑक्सीजन के लिए वैल्यू 46 है। तो क्योंकि ऑक्सीजन का वैल्यू सबसे कम है, इट मीन्स कि इसका जो सॉलिबिलिटी होगा, अगर हम सॉलिबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन घुलेगा। ऑक्सीजन से कम कौन घुलेगा, जिसका वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन। और क्योंकि हीलियम का वैल्यू सबसे ज़्यादा है इन तीनों में, इसलिए हीलियम का सॉलिबिलिटी सबसे कम होगा। तो जिस गैस का KH ज़्यादा होता है उसका सॉलिबिलिटी कम होता है, या फिर अपोजिट भी ट्रू है कि KH कम तो सॉलिबिलिटी ज़्यादा। अब KH का यूनिट क्या होता है, तो KH का यूनिट भी पास्कल होता है, जो प्रेशर का यूनिट होता है वही KH का यूनिट होता है। जैसे हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग अभी हम लोग देखें कि प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू होता है KH ऑफ गैस, KH इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। तो इसका यूनिट अगर हमको पता करना है तो KH इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, प्रेशर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट होता ही नहीं है। अगर ये KH इक्वल टू P बाई मोल फ्रैक्शन है, ये X मोल फ्रैक्शन है, तो इसका तो कोई यूनिट नहीं होता है। अब इसका कोई यूनिट होता नहीं है, और प्रेशर का यूनिट होता है ATM या पास्कल या बार। तो जो प्रेशर का यूनिट होगा वही वो यूनिट होगा KH का। तो यूनिट ऑफ KH इज द सेम एज दैट ऑफ यूनिट ऑफ प्रेशर। तो इसका क्या यूनिट हो सकता है, इसका यूनिट ATM हो सकता है, इसका यूनिट बार हो सकता है, इसका यूनिट पास्कल हो सकता है, या फिर किलो बार में भी यहाँ जैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो KH का यूनिट सेम वही होगा जो यूनिट प्रेशर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ कहाँ दिखता है डेली लाइफ में, तो जब कोल्ड ड्रिंक को पैक करते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक बॉटल है अगर, उसमें हम लोग जब पैक करते हैं तो पैकिंग के टाइम पे उस बॉटल में CO2 गैस को पैक कराया जाता है।
तो CO2 गैस इसमें जो होता है वो ज़्यादा होता है जितना डिजॉल्व होना चाहिए नॉर्मल वाटर में। नॉर्मल वाटर में जितना CO2 होता है उससे ज़्यादा CO2 कोल्ड ड्रिंक में होता है। कैसे ज़्यादा CO2 होता है? क्योंकि जब उसको पैक करते हैं तो हाई प्रेशर पे पैक किया जाता है। तो हाई प्रेशर पे पैक करने से क्या होता है? अगर हाई प्रेशर रहेगा तो सॉलिबिलिटी बढ़ता है। हेनरी लॉ यही बताता है कि प्रेशर बढ़ाने से मोल फ्रैक्शन बढ़ता है, मतलब प्रेशर बढ़ाने से अमाउंट बढ़ता है। किसका अमाउंट बढ़ता है? गैस का अमाउंट बढ़ता है। कहाँ पे? तो लिक्विड में। मतलब अगर गैस का प्रेशर ऊपर से बढ़ा दें तो गैस लिक्विड में जाके ज़्यादा घुल जाएगा, उसका सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगा, अमाउंट बढ़ जाएगा। तो सॉलिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, CO2 का सॉलिबिलिटी कोल्ड ड्रिंक में बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए उसको हाई प्रेशर पे पैक करते हैं। हाई प्रेशर पे पैक करेंगे तो ज़्यादा CO2 घुलेगा। फिर जब हम लोग उसको ओपन करते हैं तो प्रेशर नॉर्मल मिल जाता है उसको सराउंडिंग से, क्योंकि हाई प्रेशर पे पैक किया। अब उसको ओपन करेंगे तो फिर से उतना प्रेशर तो नहीं रहेगा जब हम लोग ओपन करेंगे तो इसीलिए एक्स्ट्रा CO2 जो घुला रहता है वो सब बाहर आने लगता है। ठीक है, दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या है कि जो सी डाइवर होते हैं, जो डाइव करते हैं सी में, सी वाटर में, वो क्या है कि एक सिलेंडर यूज़ करते हैं या टैंक यूज़ करते हैं। जो वो टैंक यूज़ करते हैं उसमें हीलियम मिलाया हुआ रहता है। हीलियम क्यों मिलाते हैं? अभी हम देखे थे कि हीलियम के केज का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। तो हीलियम के केज का वैल्यू अगर सबसे ज़्यादा होता है तो उसका सॉलिबिलिटी सबसे कम होता है। तो प्रेशर पर भी सॉलिबिलिटी डिपेंड कर रहा है, केज पर भी सॉलिबिलिटी डिपेंड कर रहा है। तो क्योंकि अगर सेम प्रेशर, अगर कहने का सेंस ये है कि जितना प्रेशर हीलियम को दिया जा रहा है उतना ही प्रेशर हाइड्रोजन को दिया जाए, उतना ही प्रेशर ऑक्सीजन को दिया जाए, तो सारे केस में हीलियम कम घुलेगा क्योंकि इसका केज ज़्यादा होता है। सेम प्रेशर मिलने के बावजूद ये कम घुलेगा क्योंकि इसका केज ज़्यादा है। तो हीलियम को इसीलिए मिलाते हैं क्योंकि हीलियम जो होता है उसका केज ज़्यादा होता है। और हीलियम क्या होता है? हीलियम इज़ वेरी लेस सॉल्युबल इन ब्लड में बहुत कम घुलता है या वाटर में भी बहुत कम घुलता है। तो जब स्कूबा डाइवर सी में डाइव करेगा तो उसके बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन घुल जाएगा। तो ज़्यादा ऑक्सीजन घुल जाएगा, साथ में सिलेंडर में नाइट्रोजन भी रहता है, तो नाइट्रोजन भी ज़्यादा घुल जाएगा उसके ब्लड में। अब ब्लड में अगर नाइट्रोजन ज़्यादा घुल गया तो वो उसके ब्लड के लिए टॉक्सिक हो जाएगा, उसके बॉडी के लिए वो टॉक्सिक हो जाएगा। तो टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने के लिए नाइट्रोजन को कम घुलना होगा, यानी कि नाइट्रोजन को घुलने से रोकना होगा। तो नाइट्रोजन कम घुले इसलिए उसके जगह पर उसमें क्या मिला देते हैं? हीलियम। तो हीलियम मिलाने से क्या होगा ना कि हीलियम का सॉलिबिलिटी उतना ज़्यादा होता नहीं है जितना कि नाइट्रोजन का होता है। तो हीलियम कम घुलेगा तो उसके बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट कम दिखेगा। दूसरा ये कि जब वो सी डाइवर डाइव किया तो उसके बॉडी में ज़्यादा गैस घुल जाएगा, लेकिन जब वो वापस सरफेस पर आएगा, फिर से सी वाटर से ऊपर आएगा, जहाँ पे था वो वहीं पे आएगा, तो जितना एक्स्ट्रा गैस घुला हुआ था सब उसके बॉडी से निकलने लगेगा। तो उस टाइम उसको एक पेनफुल सेंसेशन होता है। उस पेनफुल सेंसेशन को ही बोलते हैं बेंड्स। ये बेंड्स क्यों हुआ? क्योंकि उसके ब्लड में ज़्यादा गैस घुल गया था। तो ज़्यादा गैस को घुलने से रोकने के लिए हम उसमें एक ऐसा गैस मिला देंगे जो गैस घुलता ही नहीं हो, ब्लड में बहुत कम घुलता हो। तो वहाँ पे हम लोग हीलियम मिला देते हैं 11.7%, उससे मिक्स कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं, बिकॉज हीलियम इज़ वेरी लेस सॉल्युबल। तो यही मेंशन किया कि टू अवॉइड द बेंड्स को अवॉइड करने के लिए, मतलब पेनफुल सेंसेशन को कम करने के लिए, एंड टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट, नाइट्रोजन के टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन भी ज़्यादा घुलेगा तो ब्लड टॉक्सिक हो जाएगा। टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन, द टैंक यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर इज डाइल्यूटेड विथ हीलियम। तो नाइट्रोजन के टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग उसमें हीलियम मिला देते हैं। अब सी वाटर की बात नहीं करते। अगर ऊपर चले कोई एल्टीट्यूड पे, अगर कोई क्लाइंबर है, माउंटेन पे जा रहा है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ऑक्सीजन जब कम मिलेगा तो उसके ब्लड में भी ऑक्सीजन कम हो जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। तो जब ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो उसको वीकनेस फील होने लगता है, और वीकनेस फील होने लगेगा, वो उस ठीक से सोच नहीं पाएगा किसी भी चीज़ को। तो जब वो क्लियरली कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, सोच नहीं पाता है, वीकनेस फील होने लगता है। क्यों? ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ड्यू टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो उस सिचुएशन को बोलते हैं एनॉक्सिया। जब वीकनेस फील होता है, जब वो सोच नहीं पाता है, इट मीन्स कि एनॉक्सिया से वो सफ़र कर रहा है। तो एनॉक्सिया से क्यों सफ़र करता है? क्योंकि प्रेशर कम है, तो प्रेशर कम है तो गैस कम घुलेगा, इट मीन्स कि ऑक्सीजन भी उसके ब्लड में कम घुलेगा, इसी वजह से वो एनॉक्सिया से सफ़र करने लगता है। तो ये कुछ हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस थे। अब एक चीज़ और है कि वाई एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। तो बेसिकली ये टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility of gas, effect of temperature on solubility of gas
इन लिक्विड। गैस लिक्विड में ज़्यादा घुलेगा कि कम घुलेगा? प्रेशर बढ़ाने से गैस ज़्यादा घुलता है, लेकिन अभी हम यहाँ पे प्रेशर की बात नहीं करने वाले हैं, टेम्परेचर की बात करने वाले हैं। तो एक चीज़ क्या है ना कि कोई भी गैस जब किसी लिक्विड में घुल जाता है तो क्या बन जाएगा? लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जब लिक्विड सॉल्यूशन बनता है, कोई गैस जब लिक्विड में घुल जाता है और लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है, तो ऐसा मान लें कि गैस भी लिक्विड ही बन गया। तो उस समय क्या होता है ना, ऐसा हम लोग सपोज कर सकते हैं कि गैस लिक्विड में घुल के लिक्विड बन गया, लिक्विड सॉल्यूशन बना लिया वो। तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ हीट ज़रूर रिलीज होता है। हीट रिलीज होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोसेस कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। कौन सा प्रोसेस एक्सोथर्मिक है? डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन एनी लिक्विड टू इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो गैस लिक्विड में घुलेगा तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो अगर ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, किसी भी गैस का लिक्विड में घुलना अगर एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी प्रोसेस जब एक्सोथर्मिक होता है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में इधर हीट है, और अगर इधर हीट है और हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये रिएक्शन इधर शिफ्ट होने लगेगा, पीछे की तरफ आएगा, यानी कि गैस अलग हो जाएगा, लिक्विड अलग हो जाएगा। तो जब गैस अलग हो जाएगा, लिक्विड अलग हो जाएगा, तब तो गैस बाहर निकल गया, सॉल्युबिलिटी तो घट गया। गैस घुलेगा लिक्विड में, मिलेगा एक दूसरे में, तब ना गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो इधर हीट है, इधर टेम्परेचर इधर मूव करेगा तो टेम्परेचर राइज करेगा, इधर मूव करेगा तो टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, डिक्रीज़ करेगा। इधर हीट है तो इधर समझेंगे कि इसको समझना ऐसे है कि इधर मूव कोई करेगा तो टेम्परेचर राइज कर जाएगा क्योंकि इधर हीट है, और इधर अगर मूव किया तो टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाएगा। तो अगर हम ये इधर मूव करने पे ऐसा होगा, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, तब वो किधर मूव करेगा? तो ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल बताता है कि अगर किसी पैरामीटर को हम चेंज करें तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर जाने से उसको रिलीफ फील हो, मतलब उसका इफेक्ट कम हो जाए। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उधर नहीं जाएगा जिधर टेम्परेचर ऑलरेडी इंक्रीज़ हो रहा है, उधर जाएगा जिधर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे ना तो ये पीछे की तरफ आएगा, मतलब गैस अलग हो जाएगा, लिक्विड अलग हो जाएगा, दोनों अलग अलग लिखा हुआ है। अब अलग अलग होने का मतलब ये हुआ कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करेगा। मतलब ये हुआ कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है? सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। क्यों? बिकॉज डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो अब इसका अपोजिट भी तो ट्रू हो सकता है ना, कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करते, टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ करते, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते, तो टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने से क्या होगा? डिक्रीज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? अगर टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया जाएगा देन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगा। तो टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगा। तो सिंपली हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी भी जो होता है, सॉल्युबिलिटी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटेगा। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछे कि वाई ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, तो ये नहीं बोलेंगे कि बिकॉज इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो बोलेंगे बिकॉज डिसोल्यूशन ऑफ गैस, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे तो इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ आ जाएगा, हीट की तरफ नहीं जाएगा। इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर तो उधर ही नहीं जाएगा जिधर हीट है, पीछे आएगा, इट मीन्स कि सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये था कि वाई एक्वेटिक एनिमल्स फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर क्या है इसका, टेम्परेचर इसका लो है। तो एट लो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज इन टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे क्या होगा? एट लो टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। सॉल्युबिलिटी किसका इंक्रीजेस? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस या फिर ऑक्सीजन इंक्रीजेस। तो अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इंक्रीजेस इन वाटर, वाटर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, एंड हेंस
अब ऑक्सीजन बढ़ जाएगा अगर वाटर में, तो एक्वेटिक एनिमल को ज़्यादा ऑक्सीजन आसानी से मिल जाएगा, एंड हेंस दे फील मोर कंफर्टेबल, इसलिए वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। इसका सीधा सा आंसर ये हो जाएगा, वाई एक्वेटिक एनिमल्स आर फील मोर कंफर्टेबल, बिकॉज ऑफ मोर concentration of O2 in water in cold season। कोल्ड सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा घुल जाता है। कोल्ड सीजन में ऑक्सीजन वाटर में ज़्यादा घुल जाता है, इसलिए वो कंफर्टेबल फील करते हैं। और अगर ये पूछ दिया जाए कि वाई सॉलिबिलिटी ऑफ गैस से इंक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, वाई सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो बोल देंगे कि बिकॉज इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इस इक्वेशन को मेंशन कर देंगे और फिर मेंशन कर देंगे कि बिकॉज इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, देयरफॉर ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इट विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पीछे, और डिक्रीज़ कर देंगे तो इसका अपोजिट। डिक्रीज़ करेंगे तो उधर नहीं मूव करेगा जिधर, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं मतलब ठंडा कर रहे हैं तो उधर जाएगा जिधर हीट है, और अगर गर्म कर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उधर जाएगा जिधर हीट नहीं है। तो पीछे आएगा तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज, आगे चला गया तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। ये वही चीज़ था यहाँ पे कि अगर गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे, जिसको हम लोग अभी ऑलरेडी डिस्कस किए, तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, और लिक्विड सॉल्यूशन जब बनता है तो साथ में हीट भी रिलीज होता है, मतलब डिजोल्यूशन ऑफ गैस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो फैक्ट ये है कि डिजोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड या वाटर इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और कोई भी प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है तो उसमें हीट रिलीज होगा, तो इधर मूव करने पे टेम्परेचर बढ़ेगा, इधर मूव करने पे टेम्परेचर घटेगा। हीट है तो इधर बढ़ेगा, ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। तो अगर हम जो टेम्परेचर को, ये तो बढ़ेगा इधर आने पे, इधर जाने पे घटे, इधर जाने पे बढ़ेगा, इधर जाने पे घटेगा, लेकिन हम चेंज क्या कर रहे हैं ये भी मैटर करेगा। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दिए, तो डिक्रीज़ करने से क्या होगा, उधर नहीं जाएगा, डिक्रीज़ करने से उधर नहीं जाएगा जिधर हीट नहीं है। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करें मतलब ठंडा कर रहे हैं, तो उधर जाएगा जिधर वो हीट है, जिधर गर्म है। ठंडा कर रहे हैं तो गर्म की तरफ जाएगा, गर्म कर रहे हैं तो ठंडा की तरफ जाएगा। तो इधर हीट है तो इसको हाई टेम्परेचर जोन समझ लेंगे, इधर नहीं है हीट तो लो टेम्परेचर जोन समझ लेंगे। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो हीट की तरफ, मतलब कि फॉरवर्ड जाएगा, और फॉरवर्ड जाएगा इधर जाएगा, इसका मतलब सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ करेगा। इसीलिए टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ कर जाता है, ज़्यादा गैस हो जाता है। अब कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं हेनरी लॉ का। हेनरी लॉ ये बताता है कि प्रेशर बढ़ाएंगे किसी गैस का ऊपर, जैसे यहाँ पे अगर लिक्विड है, ऊपर में कोई गैस है, तो अगर प्रेशर बढ़ गया ऊपर कोई वेट रख दिया ऐसे, तो ज़्यादा प्रेशर देंगे तो ज़्यादा गैस घुलेगा। लेकिन कुछ गैस जो होता है ना, वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा घुलता है, जैसे NH3, अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl, ये सब ज़्यादा घुलता है। तो ये सब क्यों ज़्यादा घुलता है ये सब गैस? तो जो गैस ज़्यादा घुल रहा है, हेनरी लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब हेनरी लॉ के बेसिस पर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि प्रेशर बढ़ाने से गैस ज़्यादा घुलना चाहिए, लेकिन जितना ज़्यादा घुलना चाहिए अगर उससे भी ज़्यादा घुल रहा है तो कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, कुछ अलग शो कर रहा है। ये तो क्यों ऐसा शो कर रहा है? क्योंकि अमोनिया जो है वाटर में ज़्यादा इसलिए घुलता है तो वाटर से रिएक्शन करके वो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो कोई गैस अगर ऐसा है जो वाटर से रिएक्शन करे या सॉल्वेंट से रिएक्शन करे, तो वो गैस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा घुल जाता है वाटर में। तो gases like ammonia, HCl when dissolved in water, they do not follow Henry law because they reacts with water, because they combines with water and forms ammonium hydroxide. Similarly, when HCl is added to water, then they dissociates as H plus aqueous and Cl minus aqueous. तो कोई गैस अगर डिसोसिएट भी कर रहा है तो भी वो हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगा। हेनरी लॉ को सिर्फ वही गैस फॉलो करेंगे जो वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, या किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम ऐड करें तो जिस सॉल्वेंट में मिला रहे हैं उसमें उसके साथ वो कोई रिएक्शन ना करे, ना एसोसिएट हो, ना डिसोसिएट हो, ना कोई रिएक्शन करे, तब हेनरी लॉ फॉलो होगा।
अगर कोई गैस फॉलो नहीं कर पा रहा है सही से उसको, इट मीन्स कि वो उसके साथ रिएक्शन कर रहा है या डिसोसिएट कर रहा है। तो ये सब गैस कुछ हेनरी लॉ को फॉलो नहीं कर पाते हैं वाटर में। दूसरे सॉल्वेंट में HCl को अगर हम साइक्लोहेक्सेन में मिला दें तो फॉलो करेगा, क्योंकि HCl वाटर में टूटता है। HCl साइक्लोहेक्सेन दूसरा लिक्विड रहेगा तो उसमें नहीं टूटेगा। तो वाटर में दोनों हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, बिकॉज दे एसोसिएट्स विथ वाटर टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl डिसोसिएट्स इन वाटर टू गिव H+ आयन एंड Cl- आयन, और ये अमोनिया वाटर के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, इसलिए फॉलो नहीं करता है। तो ये कुछ हेनरी लॉ के लिमिटेशंस हैं जहाँ हेनरी लॉ स्ट्रिक्टली ओबे नहीं होता है, ये गैस ज़्यादा घुल जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वाई दिस गैसेज आर मोर सॉल्युबल और हाईली सॉल्युबल। तो बोल दें कि अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल बिकॉज इट कंबाइन विथ वाटर एंड फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस वजह से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लॉ देखेंगे। थैंक यू।